हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 26 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम यूनिट 4 ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री, कोर्स कोड BP203T, जो कि हमारे बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। ये हमारे यूनिट 4 का पार्ट 1 वीडियो है, जहां हम न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पैरामिडीन, कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स लाइक गाउट वगैरह और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ जीनोम के ऊपर एमसीक्यूज़ को उनके सोल्यूशन और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ताकि इनसे रिलेटेड कोई और प्रश्न आपके सामने आए तो आप उनको भी आसान तरीके से सॉल्व कर पाएँ। मैं हूं डॉक्टर बजने शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट फॉर द प्यूरिन बायोसिंथेसिस। आपके ऑप्शंस हैं 5-मिथाइल-थाइमिडीन, फॉस्फोराइबोसाइल डाइफॉस्फेट, जिसे PRPP के नाम से भी देते हैं, कई बार यही नाम आपको उठा करके दे देगा, राइबोस फॉस्फेट या फिर 5-फ्लोरोयूरेसिल। तो जो हमारी प्यूरिन बायोसिंथेसिस होती है, उसका फर्स्ट स्टेप या उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं उसमें PRPP यानी कि फॉस्फोराइबोसाइल डाइफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है फॉस्फोराइबोसाइल एमीन में, और इसकी हेल्प जो करते हैं वो होते हैं ग्लूटामीन फॉस्फोराइल अमीडो ट्रांसफरेज जो एंजाइम है, ये इसकी हेल्प करता है इसको कन्वर्ट करने में। इसीलिए जो सबस्ट्रेट है प्यूरिन बायोसिंथेसिस का वो PRPP या फिर फॉस्फो राइबोसाइल डाइफॉस्फेट के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। तो इसीलिए बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स नाइट्रोजन एटम टू बोथ प्यूरिन एंड पैरामिडीन रिंग्स। आपके ऑप्शंस हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूलेट। तो देखिए, जो हमारे प्यूरिन और पैरामिडीन की बायोसिंथेसिस हम लोग देखते हैं और जो उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जो उसमें कार्बन्स हैं, जो नाइट्रोजन्स हैं, वो डिफरेंट अमीनो एसिड से ही हमें प्राप्त होते हैं, जो कि आगे मैं एक क्वेश्चन में आपको उसका वो भी दिखाऊंगा एक एग्जाम्पल के रूप में। लेकिन यहाँ पर हमको ये समझना है कि जो ये अमीनो एसिड्स हैं, जो नाइट्रोजन है सॉरी वहाँ पे, वो अलग अलग अमीनो एसिड से आ रहे हैं, लेकिन एस्पार्टेट जो है वो प्यूरिन और पैरामिडीन दोनों की बायोसिंथेसिस में अकेले यूज होता है। मतलब एक एक नाइट्रोजन कम से कम वहाँ पर वो प्रोवाइड कराता है। इसीलिए जो हमारा आंसर क्या होगा वह सी। बाकी ग्लूटामेट है या और कोई जो अमीनो एसिड्स हैं वो प्यूरिन में भी हो सकते हैं, पैरामिडीन में हो सकते हैं, लेकिन दोनों में नहीं हो सकते। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा कोई कॉमन आपको अमीनो एसिड बताना है या अमाउंट कंपाउंड बताना है जो कि दोनों में लगा हो, यानी कि प्यूरिन को भी नाइट्रोजन दे रहा है, पैरामिडीन को भी दे रहा है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एस्पार्टेट के द्वारा जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which base derivative can serve as precursor for the synthesis of two of the other pyrimidine base derivatives, cytidine triphosphate, adenosine monophosphate, uridine monophosphate या फिर डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरीके से पूछा गया। अभी इससे रिलेटेड इसको याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को 7वां या 8वां क्वेश्चन हमने फिर इसी से रिलेटेड रखा है। याद रखिए कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बाकी सब तो प्यूरिन और पैरामिडीन में अलग अलग आप बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पैरामिडीन एक ऐसा है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, जो जिसे हम लोग यूरिडेट के नाम से या UMP के नाम से भी जानते हैं, जो कि दो अलग अलग पैरामिडीन और बेसेस जो हैं उनको बनाने में उसकी मदद करते हैं या उसके बायोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं। तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट या UMP या जिसे यूरिडेट के नाम से भी जानते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इस पर काफ़ी प्रश्न जो है वो बनते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी, दैट इज यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, जिसे UMP के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इज सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इट इज़ ट्रू और फॉल्स, या फिर डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो कैन नॉट बी सिंथेसाइज, यानी वो सिंथेसिस नहीं होती, वो अपने आप आते हैं, या फिर राइबोन्यूक्लियोटाइड का कोई रोल नहीं होता है। देखिए, जितने भी हमारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं वो अपने आप नहीं बनते हैं या ना कहीं से वो प्रोवाइड किए जाते हैं। सब के सब जो होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा ही बायोसिंथेसाइज होते हैं या उसके द्वारा ही उसका प्रोडक्शन होता है। इसीलिए जो ए ऑप्शन है इट विल बी ट्रू, क्योंकि ये सही बात लिखी हुई है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो डायरेक्टली ना तो डीनोवो सिंथेसिस ना तो साल्वे पाथवे और डीनोवो सिंथेसिस दो प्रकार के पाथवेज हैं बायोसिंथेसिस फॉर द न्यूक्लियोटाइड्स, और जिसमें से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड दोनों में नहीं बनते हैं। ये केवल और केवल जब राइबोज जो होते हैं करस्पॉन्डिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड से उनका रिडक्शन होता है, तब जाकर के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का प्रोडक्शन होता है। इसीलिए ये ऑप्शन क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये ट्रू बात लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द प्रिकर्सर ऑफ RNA, ग्लूटामीन, यूरिडाइलेट, ओरिडोडाइलेट या फिर सेट्रिडिन। तो जो RNA के लिए हम लोग ने अभी भी बात किया था
यूरिडीन मोनोफॉस्फेट या यूराइडेट जिसे हम कह रहे हैं, यही जो है प्रिकर्सर होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। इसीलिए आंसर क्या होगा? बी। अब इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यूरिडाइलेट जिसे हम कह रहे हैं या यूएमपी जिसे हम कह रहे हैं या यूरिडीन मोनोफॉस्फेट जिसे कह रहे हैं, ये एक मेजर पैरामिडीन न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स को भी बनाने में मदद कर रहा है। साथ ही साथ जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और यूरिडाइलेट का ड्यूरिंग द पैरामिडीन सिंथेसिस, तब ये आपके सामने आता है। यूएमपी जो है वो फर्दर कन्वर्टेड होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड में और फिर एक प्रिकर्सर ऑफ द आरएनए के रूप में ये कार्य करता है। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी, दैट इज यूरिडाइलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज feedback inhibition of pyrimidine nucleotide synthesis can occur by which of the following। यहाँ पर pyrimidine बायोसिंथेसिस भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, और ये कैसे आपका फीडबैक मैकेनिज्म यानी कि किस प्रकार से इसका इनिबिशन हो रहा है, किसके बढ़ने पर ये कम हो जाएगा या किसके कम होने पर ये बढ़ जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज, सीपीटी एलोस्टेरिक इफेक्ट या फिर टीपीपी एलोस्टेरिक इफेक्ट। तो जो फीडबैक इनिबिशन होता है पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस का, वो आता है सीटीपी एलोस्टेरिक इफेक्ट्स द्वारा। ये क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सी विल बी द राइट आंसर, पहले आप समझिए और पूरी प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे। इससे कई सारे प्रश्न भी बन सकते हैं और आपको ये भी समझ में आएगा कि इस प्रश्न का उत्तर सी क्यों है। पहले तो ये समझिए, जो एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोइलेज जिसे हम लोग एटीसी केस के नाम से जानते हैं, इस एंजाइम का काम है। ये एंजाइम जो है कि साइटोसोलिक एंजाइम है और ये कैटेलाइज करता है फॉर द कंडेंसेशन ऑफ एन एस्पार्टेट और कार्बोमाइल फॉस्फेट, इन दोनों का ये कंडेंसेशन करता है, जिसके फलस्वरूप हमें एन कार्बोमाइल एल एस्पार्टेट जिसे हम CAA के नाम से जानते हैं उसका प्रोडक्शन होता है। ये जो रिएक्शन है ये सबसे पहली कमिटेड स्टेप मानी जाती है फॉर द पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस। अगर पहला स्टेप पूछे तो आप इसके बारे में जानकारी आपको मैंने दे दी। अब ये जो हमारा ATCase जो एंजाइम हमने बताया, एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज एंजाइम जो है, इसका इनिबिशन जो है वो सिट्रीडीन 5 ट्राईफॉस्फेट जिसे CPT के नाम से जानते हैं, CTP, वो करता है। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट है पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस का, ये स्टिमुलेट होता है बाय द ATP। अगर ATP की बात करें तो वो यहाँ पर स्टिमुलेशन कॉज करता है, CTP की बात करें तो ये क्या करता है? इनिबिशन कॉज करता है। यानी अगर ATPase की मात्रा बढ़ जाएगी तो CTPase उसको क्या करेगा? इनिबिट करेगा, और कम हो जाएगी तो वापस से इसको ATP जो है क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसलिए ये दोनों, यानी इस पर्टिकुलर प्रश्न के एक्सप्लेनेशन से आप कई प्रकार के प्रश्न या कई प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, उन सब का आंसर आप कर पाते हैं। तो इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को याद कर लीजिएगा, आपका यहाँ से बनने वाले प्रश्न जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which base derivative can serve as precursor for the synthesis of two of the other pyrimidine base derivatives। अभी मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया था कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पर यूराइडेट लिखा हो सकता है, UMP लिखा हो सकता है, ऑप्शंस में वो दोनों नहीं है यहाँ पे, या यूरिडीन मोनोफॉस्फेट जैसा हमने वहाँ पे ऑप्शन लिखा था वो भी नहीं है यहाँ पे। तो नन ऑफ द अबव भी कई बार आंसर हो सकता है। तो आपने देखा कि पैरामिडीन बेस जो है, यूरिडीन जो है, यूराइडेट जो है या UMP जो है, वो दो अलग अलग पैरामिडीन के बनाने के काम में आता है। लेकिन ऑप्शंस में ये तीनों ऑप्शंस में नहीं लिखा हुआ है। डी ऑप्शन जो है वो नन ऑफ द अबव है, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। और हमें आंसर मालूम है, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट या UMP अगर होता तो वो इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यानी कि ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। साल्वेज पाथवे इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड या फिर फैटी एसिड। तो मैंने आपको अभी भी बताया एक क्वेश्चन के आंसर में कि जो न्यूक्लियोटाइड की जो बायोसिंथेसिस होती है वो दो पाथवे के द्वारा हो सकती है। एक है हमारा साल्वे पाथवे, दूसरा है हमारा डी नोवो पाथवे। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए। अगर हम इन दोनों पाथवेज की बात करें तो जो हमारा डी नोवो पाथवे होता है वहाँ पे पैरामिडीन बेस जो है वो असेंबल्ड होते हैं। सबसे पहले पैरामिडीन बेस जो है वो असेंबल्ड होगा, उसके बाद फिर वो राइबोस के साथ जुड़ करके अपना एक्शन शो करते हैं, जबकि या उसका प्रोडक्शन पूरा होता है। या फिर जो साल्वेज पाथवे है वहाँ पर पहले बेस जो है वो रिकवर होता है, उसके बाद रिकनेक्टेड होता है राइबोस सुकर से, और उसके बाद बायोसिंथेसिस जो कंप्लीट होती है। इन दोनों पाथवेज में ये अंतर भी अगर पूछता है तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये दोनों पाथवेज जो हैं वो किसके काम में आते हैं? न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के या बायोसिंथेसिस के काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिकर्सर ऑफ अ प्यूरिन रिंग। प्यूरिन रिंग का इसमें से कौन सा प्रिकर्सर नहीं है। अब ये जो प्रश्न है इससे हमें पता चलता है कि डिफरेंट जो कार्बन और नाइट्रोजन्स हैं वो हमारे प्यूरिन या पैरामिडीन में कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं ग्लूटामीन, एस्पार्टेट और ग्लाइसिन। तो ग्लूटामीन, एस्पार्टेट और लाइसिन जो हैं ये तीनों के तीनों जो हैं वो प्यूरिन रिंग के प्रोडक्शन में या उसके फॉर्मेशन में हमें मदद करते हैं, और एस्पार्टेट जो है वो पैरामिडीन में भी मदद कर रहा है, ये भी हमको याद रखना है। तो ग्लूटामीन, एस्पार्टेट और ग्लाइसिन तो काम आएंगे, लेकिन लाइसिन जो है वो यूज़ नहीं होता। अब देख लेते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। ये तीनों जो हमारी प्यूरिन रिंग है वो डिराइव की जाती है फ्रॉम द वेरियस प्रिकर्सर्स लाइक ग्लूटामिन। ग्लूटामिन से हमको नाइट्रोजन नंबर 2, नाइट्रोजन नंबर 9 जो है इसके स्ट्रक्चर जो हमने पिछले क्वेश्चंस में फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट में हमने देखा था, वहाँ पे आपने देखा था, तो दोनों नाइट्रोजन हमें ग्लूटामिन से मिल रहा है। ग्लाइसिन जो है वो कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और नाइट्रोजन नंबर 7 ये हमें ग्लाइसिन से प्राप्त होता है। एस्पार्टेट जो है वो नाइट्रोजन नंबर 1 हमें देता है। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन नंबर 6, फोलेट से कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 8, इतनी चीज़ें जो है लगती हैं, तब जाकर के आपको डिफरेंट कार्बन्स और नाइट्रोजन्स जो हैं प्यूरिन्स में वो हमें प्यूरिन के प्राप्त होते हैं। तो इस पे भी प्रश्न बन सकता है, यानी इस पर्टिकुलर प्रश्न से भी कई सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे लाइसिन आपको दिख रहा है कि लाइसिन का कोई काम नहीं है प्यूरिन रिंग के प्रोडक्शन में, इसीलिए जो आंसर हो जाएगा हमारे प्रश्न का वो क्या होगा, लाइसिन, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है नॉट इज द प्रिकर्सर, कौन सा नहीं है प्रिकर्सर, तो लाइसिन जो है वो प्रिकर्सर नहीं है। कौन कौन से हैं अगर पूछता तो कार्बन डाइऑक्साइड है, फोलेट है, ग्लाइसिन है, एस्पार्टेट है और ग्लूटामीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस कैन बी इनहिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। प्यूरिन की बायोसिंथेसिस को कौन है जो कि इनहिबिट करता है, गैनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट या फिर आइनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था कि जो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो एज अ इनहिबिटर के रूप में यहाँ पर काम कर सकती है। क्यों, कैसे, अब इसको फिर से एक बार देखिए। जो कमिटेड स्टेप है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस का वो है कन्वर्जन ऑफ द आरपीपी इनटू फॉस्फोराइबोसाइल अमीन बाय ग्लूटामिन फॉस्फोराइबोसिल अमीनो ट्रांसफरेज, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखनी कि जो एएमपी है और जीएमपी है, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो फाइनल प्रोडक्ट्स इस पाथवे के रूप में हैं, और ये सिनर्जिकली अगर इनकी मात्रा बड़ी हो तो ये इनहिबिट करते हैं अमीडो ट्रांसफरेज को, और जो फर्स्ट स्टेप चल रहा था पीआरपीपी को फॉस्फोराइबोसाइल अमीन में कन्वर्ट करने का, वो क्या हो जाएगा, अपने आप रुक जाएगा। तो जो इनहिबिशन है वो दो चीज़ें कॉज करती हैं, एक तो हमारा एएमपी, दूसरा जीएमपी, यानी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और ग्वेनिडिन मोनोफॉस्फेट, ये दोनों कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसमें से एक ही दिख रहा है। अगर दोनों होते ऑप्शंस में तो हम दोनों को राइट आंसर मान लेते, बी होता या एंड करके दिया होता, तो या उन दोनों में से जो आपको मिले, जीएमपी में से और एएमपी में से जो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एएमपी दिखाई दे रहा है, इसीलिए बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन डिग्रेडेशन इन मैमल्स। अगर प्यूरिन का डिग्रेडेशन होता है, यानी प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो इस पर भी ये शब्द भी यूज़ हो सकते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो मैमल्स के अंदर जब भी प्यूरिन डिग्रेडेट होती है तो वो हमें यूरिक एसिड प्रदान करती है, इसीलिए सी विल बी द क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और यही यूरिक एसिड आगे चल करके जो है वो क्या नाम है, डिस्कार्ड होता है फ्रॉम द एलिमिनेशन होता है, मतलब इसी साइड से उसका एक्सक्रीशन के द्वारा जो है ये शरीर से बाहर निकल जाता है। और इसको अगर हम लोग देखें तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो पहले जो है डिग्रेडेट होता है आइनोसिन में, उसके बाद फिर हाइपोजेंथिन में, उसके बाद ग्वेनिन, हाइपोजेंथिन और ग्वेनिन में, उसके बाद फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट होकर के शरीर से बाहर निकल सकता है। कई बार और एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स में यूरिक एसिड के फॉर्म में निकल जाएगा, कुछ एनिमल्स में ये यूरिक एसिड कन्वर्ट होगा फिर यूरिया या फिर अमोनिया में, और देन उसके बाद जो है वो बाहर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the rate limiting step of pyrimidine synthesis that exhibits allosteric inhibition of by the cytidine triphosphate। अभी देखिए इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया पिछले वाले में। जो पायरिमिडीन सिंथेसिस है उसमें एलोस्टेरिक इनहिबिशन जो है वो साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट दे रहा है, लेकिन किसके ऊपर दे रहा है याद कीजिए। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑप्शंस आपके सामने ही है, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, थायमिडीन सिंथेसिस, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज या फिर एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोलेज। तो जो एस्पार्टेज ट्रांसकार्बोलेट है जिसे हम लोग ATCase भी बोल रहे थे, वो जो है हमारे
उसको इनिबिशन का काम कौन करता है, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, और जिसकी वजह से जो फर्स्ट या रेट लिमिटिंग स्टेप भी इसको बोल सकते हैं, या फिर ये स्टेप जो है वो आगे नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस जो है वो रुक जाती है। तो डी विल बी द राइट आंसर। तो ये पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द हाई सीरम लेवल ऑफ यूरेट। यूरेट भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, यूरिक एसिड भी लिखा हो सकता है। जनरली लोगों को पता है कि यूरिक एसिड अगर बढ़ता है सीरम लेवल में तो उसे गाउट नाम की बीमारी बोलते हैं, लेकिन अगर यूरेट लिखा है तो भी सेम चीज़ होगा। आपके ऑप्शन हैं सिट्रिक फाइब्रोसिस, गैलेक्टोसोमिया, गाउट या फिर मेलेप सिरप यूरिन डिसीज। तो जो गाउट डिसीज़ है जिसमें होता क्या है, ये यूरिक एसिड का हाई सीरम लेवल हो जाता है, बढ़ने की वजह से वो आपके जॉइंट्स में जो जगह है वहाँ पे जाकर डिपॉजिट होता है यूरिक एसिड, जिसकी वजह से घर्षण में दिक्कत आती, घर्षण होने लगता है, घर्षण बढ़ जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और जो भी आपके घुटने हैं या आपके उंगलियों के जो जोड़ हैं, जहाँ भी शरीर में जोड़ हैं हड्डियों के, वो सब में आपको पेन जो है वो होने लगता है। दैट बीमारी इज नोन एज गाउट, या दैट डिसऑर्डर इज नोन एज गाउट। और ये जो है एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यूरिक एसिड के हाई अमाउंट होने की वजह से ऐसा हो रहा है। और ये इस तरीके से भी हो सकता है कि प्यूरिन का डिग्रेडेशन जो है उस पर हमें प्राप्त होता है, तो प्यूरिन डिग्रेडेशन से रिलेटेड बीमारी हम इसे कह सकते हैं। और यहाँ पर यूरेट क्रिस्टल्स जो है वो जॉइंट में जुड़ते हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से पेन होता है, और इस बीमारी को हम लोग गाउट नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम HGPRT। आपके ऑप्शन हैं SCID, डाउन सिंड्रोम, सिट्रिक फाइब्रोसिस या फिर लैश-नहन सिंड्रोम। देखिए एक ये बीमारी है जो कि HGPRT एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से होती है। HGPRT जो एंजाइम है वो हमारे प्यूरिन बायोसिंथेसिस में लगा होता है, उसकी वजह से बायोसिंथेसिस हो रही होती है और उसके लिए ज़रूरी होता है। उसकी कमी जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी अगर एक पेरेंट्स को है तो उनके बच्चों में जा सकता है, यार एक व्यक्ति को है तो उसकी पीढ़ी में पहुंच सकता है। और ये जो बीमारी है उसे लैश-नहन सिंड्रोम के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो डिसऑर्डर है वो डिफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। अब अगर पूछे कि HGPRT क्या है तो आप कहिएगा हाइपोजेंथिन ग्वानिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है, जिसे HGPRT के नाम से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बीमारी हो रही है। और ये जेनेटिकली डिसऑर्डर है, यानी एक से दूसरे पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में भी हो रहा है कि उनके शरीर में भी इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती जा रही है, जिसकी वजह से इंक्रीज रेट ऑफ प्यूरिन बायोसिंथेसिस हो रही है बाय द डी नोवो पाथवे, और ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरेट हमें देखने को मिलता है। आगे चल करके वो जो है गाउट वगैरह में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लैश-नहन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉज ऑफ प्राइमरी गाउट। एक प्रश्न ये भी है कि गाउट कितने प्रकार का होता है, तो गाउट दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी गाउट, दूसरा होता है सेकेंडरी गाउट। दोनों के जो कारण है वो अंतर है। आपके ऑप्शन हैं प्राइमरी गाउट के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, एक्सेस डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, बोथ या फिर नन। तो जो प्राइमरी गाउट होता है वो डिफिशिएंसी ऑफ एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के कारण होता है, उन एंजाइम्स की कमी के कारण जो कि प्यूरिन सिंथेसिस को या प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस कर रही हैं, उनकी डिफिशिएंसी होने की वजह से जो जब गाउट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी गाउट। इसीलिए ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉज ऑफ सेकेंडरी गाउट। सेकेंडरी गाउट का अगर कॉज देखें तो ऑप्शन हैं आपके, इट इज ड्यू टू एक्सेस डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड इनटू यूरिक एसिड मेनली इन डिसीज लाइक कैंसर, ट्रॉमा, सोरेसिस etc। यानी कोई और पहले से बीमारी है जिसकी वजह से प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का डिग्रेडेशन हो रहा है, यूरिक एसिड का मात्रा जो है वो बढ़ रहा है। बी ऑप्शन है आपके, डिक्रीज इन यूरिक एसिड एलिमिनेशन ड्यू टू रिड्यूस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर जो फिल्ट्रेशन रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि यूरिनेशन की जो प्रक्रिया, एक्सक्रीशन की जो प्रक्रिया, उसमें प्रॉब्लम आ रही है और यूरिक एसिड का जो एलिमिनेशन है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो क्या इस केस में भी सेकेंडरी गाउट हो सकता है, या एलिमिनेशन जो आपके लेवल है, सीरम लेवल जो है यूरिक एसिड का वो बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। और इसीलिए जो आंसर यहाँ पे होगा वो होगा सी, क्योंकि दोनों बातें जो हैं, यानी बोथ ए और बी दोनों बातें जो हैं वो बिल्कुल सही लिखी हुई हैं, दोनों की वजह से हमें सेकेंडरी गाउट देखने को मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा सी, दैट इज बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन द नेचर। अब देखिए ये हमारा जीनोम वाला जो आपका टॉपिक है उससे हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हिस्टोन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि कितने प्रकार के हिस्टोन मॉलिक्यूल जो हमारे नेचर में पाए जा रहे हैं, तो ये होते हैं टोटल 5 प्रकार के। लेकिन उसके पहले हम ये समझें कि हिस्टोन होता क्या है। तो हिस्टोन एक प्रोटीन होता है जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है किसी भी क्रोमोसोम्स को। जब भी कोई लंबे लंबे जो हमारे DNA के मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेल न्यूक्लियस के अंदर
फिट करने के लिए जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उन्हीं के द्वारा उसको रैप करते हैं हम लोग। रैप करके उसको एक कॉम्पैक्ट शेप के अंदर लेकर के आते हैं और क्रोमोसोम के अंदर उसको फिट करते हैं। ये काम होता है किसका? हिस्टोन का। ये जो हिस्टोन्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स जितनी हैं, जो मैमेलियन सेल्स हैं, इसमें हमको जनरली 5 प्रकार के एविडेंट हिस्टोन मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। इनके जो नाम हैं वो हैं H1, H2A, H2B, H3 और H4। इनके नाम पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। H2A, H2B, H3 और H4 जो हैं वो पैकिंग में, जो डीएनए है उसकी पैकिंग में या उसके रैपिंग में काम आते हैं, जबकि H1 जो है वो लिंकर के रूप में कार्य करता है, यानी लिंक करने के काम में आता है। ये भी, इस पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम की अगर हम बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ, उस न्यूक्लियोसोम में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन है आपके डीएनए, हिस्टोन, कोर प्रोटीन, डीएनए, हिस्टोन, कोर प्रोटीन एंड लिंकर H1, डीएनए, हिस्टोन, कोर प्रोटीन, आरएनए, हिस्टोन, कोर प्रोटीन, या फिर आरएनए, हिस्टोन, प्रोटीन प्लस लिंकर H1। तो जो हमारा न्यूक्लियोसोम होता है उसका अगर परफेक्ट हम डेफिनेशन करें तो वहाँ पर हमें डीएनए, हिस्टोन, कोर प्रोटीन और लिंकर H1 जो है वो देखने को मिलता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, जो कोर हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वो H2A है, H2B है, H3 है और H4, जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। तो कोर हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, इस पर भी प्रश्न आ सकता है। और यहाँ पर डीएनए जो है वो रैप्ड होता है। जो हमारा हिस्टोन H1 है वो न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल का पार्टिसिपेट नहीं होता, बल्कि ये लिंकर के तरीके से काम करता है और बाइंड करने के काम में आता है, इसीलिए इसे हम लोग लिंकर हिस्टोन के नाम से भी जानते हैं H1 को। तो इस प्रश्न से 2-3 प्रश्न और जो है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू द टेल्स ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सी इसमें से बात सही नहीं है? एन टर्मिनल एक्सक्लूजन, सही बात है, अगर टेल है तो वो एन टर्मिनल एक्सटेंशन की तरीके से काम आता है, इंस्ट्रक्शन सॉरी। दूसरा, लैक्स डिफाइंस स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता टेल की अगर बात करें। रिक्वायर्ड फॉर द एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोसोम, नहीं, ये हमारा टेल जो है वो किसी प्रकार के न्यूक्लियोसोम के एसोसिएशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, इससे कुछ लेना देना नहीं उसका, उसके एसोसिएशन से उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, समझ में आती। साइट फॉर द एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन, ये बात सही है, जो टेल है वहाँ पर एक्सटेंसिव प्रकार के मॉडिफिकेशन जो है वो किए जा सकते हैं, इसीलिए सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोसोम में टेल का कोई रोल नहीं है, इसीलिए सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कॉन्टैक्ट्स आर ऑब्जर्व बिटवीन द डीएनए एंड द हिस्टोन कोर प्रोटीन्स, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कितनी जगह पे या कितने साइट्स हमको दिखाई देते हैं जहाँ पे डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ता है? तो ये होते हैं टोटल 14, ठीक है। अब इसीलिए सी विल बी द राइट आंसर। 14 साइट्स होती हैं जहाँ पर कॉन्टैक्ट्स ऑफ साइट्स हो सकती हैं, जहाँ पर हमारा जो माइनर ग्रेव हम जिसको कह सकते हैं, डीएनए जो है वो हिस्टोन ऑक्टोमर के साथ जुड़ता है। 147 बेस पेयर ऑफ डीएनए जो होते हैं वो एक हिस्टोन ऑक्टोमर के साथ इन 14 जगहों पर जुड़ते हैं, और 10 बेस पेयर के साथ जो है वो बनता है, ग्रेव बनाता है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न हैं, कितने 147 बेस पेयर ऑफ डीएनए जो हैं वो एक हिस्टोन ऑक्टोमर के साथ 14 कॉन्टैक्ट्स या 14 साइट ऑफ कॉन्टैक्ट्स के साथ जुड़ करके अपना उनकी रैपिंग या उनकी जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन रहा है वो यहाँ पर बन करके मिलता है। तो 14 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन इज मेडिएटेड बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग या फिर वैन डेर वाल इंटरेक्शन। तो ये बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा हमारे डीएनए और हिस्टोन्स आपस में एसोसिएट होते हैं। करीब 146 जो बॉन्ड्स हैं वो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिल सकती है, एक रैपिंग ऑफ वन डीएनए एंड क्या नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ, जो भी हमने देखा था वहाँ पे। तो इसीलिए जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, बी विल बी द राइट आंसर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डीएनए और हिस्टोन के एसोसिएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्टोन गिव अ हाई कंटेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स। हिस्टोन के अंदर हमें निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं या उसकी कंटेंट ज़्यादा होती है। आपके ये ऑप्शंस हैं, ट्रू है कि फॉल्स है, इसमें और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। एक चीज़ समझने वाली बात है, जो हमारे हिस्टोन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो निगेटिवली चार्ज नहीं होते, इसीलिए बी विल बी द राइट आंसर। दैट इज़ ये बात जो लिखी है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो हिस्टेन्स होते हैं वो कांस्टेंट एसोसिएशन करते हैं निगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ। डीएनए को हम निगेटिवली चार्ज बोल रहे हैं, डीएनए निगेटिवली चार्ज है, तो अगर उसके साथ किसी चीज़ को जोड़नी है, जैसे हिस्टोन जोड़ रहा है, तो वो खुद क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और इसमें हाई कंटेंट जो है वो
पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स का या कंपाउंड्स का होता है और अमीनो एसिड्स का होता है सॉरी, और यहाँ पर 20% जो है रेसिड्यूज होते हैं जहाँ पर ईच हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के अंदर या तो लाइसिन है या फिर आर्गिनिन हमें देखने को मिल सकती है अमीनो एसिड्स के रूप में। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है वो क्या होगा, फॉल्स, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in respect to assembly of every core histone, which of the following is wrong? A conserved region, histone fold domain, 2 alpha helix and unstructured loop, या फिर डिस्क शेप स्ट्रक्चर। तो जब हम लोग एक असेंबली की बात करते हैं कोर हिस्टोन के साथ तो हमें एक कंजर्व्ड रीजन देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बात है। हिस्टोन फोल्ड डोमेन देखने को मिलता है, ये बात भी सही है। और डिस्क शेप उसका स्ट्रक्चर होता है, ये बात भी सही है। केवल एक बात गलत है क्योंकि यहाँ पर 2 अल्फा हेलिक्स लिखा है जबकि वो 3 अल्फा हेलिक्स होते हैं और वहाँ पर 2 अनस्ट्रक्चर्ड लूप होते हैं, ना कि एक अनस्ट्रक्चर्ड लूप होता है। इसीलिए सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये रॉन्ग है, हमें रॉन्ग ढूंढना था तो ये रॉन्ग है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टोन फोल्ड होते हैं वो कंपोज होते हैं तो कितने, 3 अल्फा हेलिक्स के और 2 अनस्ट्रक्चर्ड लूप वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये जो इन सभी केसेस में जो हिस्टोन फोल्ड्स हैं वो मीडिएट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेड टू टेल हेट्रोडायमीटर्स ऑफ द स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ हिस्टोन। तो इसमें भी प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज genomic organization refers to the linear order of DNA elements and their division into chromosomes। क्या ये बात सही है, ट्रू है, फॉल्स है, कैन बी ट्रू, कैन बी फॉल्स, या फिर कैन नॉट बी से? तो देखिए, एक समझिएगा, जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काफ़ी प्रश्न हम लोगों ने पिछले भी देखे, अभी तक हम देखते आ रहे हैं, और ये जो है काफ़ी एक आप कह सकते हैं डेफिनेशन के ऊपर है। तो ये जो बात होती है जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीनियर ऑर्डर ऑफ डीएनए एलिमेंट्स की बात कर रहा होता है और उनका डिवीज़न करता है क्रोमोसोम में, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज़ ट्रू। और जो जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है वो लीनियर ऑर्डर ऑफ डीएनए एलिमेंट्स और उनके क्रोमोसोम्स में, उनकी बाइंडिंग में, उनके रैपिंग के बारे में, इन सब चीज़ के बारे में बताता है। जैसे कि हिस्टोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्टोन के साथ उसकी रैपिंग हो रही है, तो उस पर भी हमने ढेर सारे प्रश्न देखे हैं, इसीलिए ये आंसर यहाँ पे क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज genomic DNA exists as single linear piece of DNA that are associated with a protein called helix complex, helical DNA, न्यूक्लियोप्रोटीन क्रोमोसोम्स या न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो जो डीएनए जो कि सिंगल लीनियर पीस ऑफ डीएनए के रूप में एसोसिएटेड होता है प्रोटीन के साथ, हिस्टोन प्रोटीन खास करके, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसीलिए डी विल बी द क्या हो जाएगा, राइट आंसर। डी विल बी द राइट आंसर। जो हमारा एसोसिएशन है डीएनए का, जिसे हम सिंगल लीनियर पीस में बोल रहे हैं, प्रोटीन के साथ उसका एसोसिएशन है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, द डिस्टिंक्ट जिग जैग अपीयरेंस ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर। जो क्रोमेटिन फाइबर है वो जिग जैग मोशन में या जिग जैग तरीके से हमें देखने को मिलता है, और वो किसके कारण होता है, न्यूक्लियोसोम के कारण, हिस्टोन H1 के कारण, हिस्टोन कोर के कारण, या फिर लिंकर डीएनए के कारण। तो ये जो जिग जैग अपीयरेंस है क्रोमेटिन फाइबर की वो होती है हिस्टोन H1 प्रोटीन्स के कारण और या हिस्टोन H1 के कारण। और ये हिस्टोन H1 जो है वो बाइंडिंग प्रोड्यूस करती है एक डिफाइंड एंगल डीएनए की, जो कि एंट्री और एग्जिट बताती है न्यूक्लियोसोम की, फ्रॉम द न्यूक्लियोसोम, जिसकी वजह से जिगजैग अपीयरेंस जो है वो हमें देखने को मिलती है। और ये जिगजैग अपीयरेंस का मेन कारण जो है वो हिस्टोन H1 इस वजह से होता है। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर हो क्या होगा, वो बी होगा। तो आज थोड़ी तबीयत खराब थी, गला पकड़ा हुआ है, फिर भी आपको मैंने बताने की कोशिश की। ये 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनसे रिलेटेड और भी प्रश्न बन सकते हैं। अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए तो ये आपको आराम से 50-60 क्वेश्चंस का जो है सोल्यूशन देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ एक पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें आपकी यूनिट जो है वो कंप्लीट होगी। जल्दी मैं उसको लेकर के आऊँगा। अगर आपको के और कोई प्रश्न है इनसे रिलेटेड है, या और कोई प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ लिंक जो है वो हम जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बार बार उसको पढ़ने के देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ अगर कोई और आपके सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।